हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 5 राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने अगर पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के पिछले वीडियो में चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 के बारे में भी समझ सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर 6 हमें समझना है। किताब तो सब पढ़ लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पढ़ें वही जो सफल बनाए। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50,000 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव के जरिए करते आ रहे हैं, है ना। लेकिन बहुत समय पहले शासक कैसे बनते थे। अध्याय 5 में हमने यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। इसके बारे में मैंने बताया था ना, जन। परंतु करीब 3,000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। आमतौर पर अश्वमेध यज्ञ के बारे में सभी लोग जानते होंगे ना, क्योंकि शायद आप में से कुछ लोगों को ही छोड़ करके लगभग सभी लोगों ने रामायण देखी होगी। और अगर हाँ, तो आप लोगों को अश्वमेध यज्ञ के बारे में सब कुछ पता होगा। जिन्हें नहीं पता उनके लिए हम इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। लिखा हुआ है, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण मतलब घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। इन घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई लड़नी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था जिनके राज्य से घोड़ा होकर के गुजर आया था और उन्होंने उसे पकड़ा नहीं था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था, क्योंकि हर व्यक्ति उससे डर के ही तो उसके घोड़े को नहीं पकड़ रहा होता था ना। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गुणगान गाता था, क्योंकि युद्ध में तो सबसे करीबी तो उसका सारथी होता है ना। राजा के साथ क्या घटा उसको बेहतर ढंग से तो सारथी बता सकता है ना। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां, पुत्रों को भी अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव करते थे और साथ साथ अन्य अनुष्ठान करता था। लिखा है, इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण यह उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। एक उत्तर वैदिक काल भी तो होता है ना, जिसमें परिस्थितियां जटिल होती चली गई। पहले व्यक्ति साधारण जीवन जीते थे, कोई भी कर्म कांड नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते काफ़ी कर्म कांड आ गए थे। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल थे। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, वही कर्मकांड। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। यहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, मतलब जिनका नाम था। वही कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे, क्योंकि हर किसान गरीब तो नहीं होता है ना। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें क्या कहा गया, वार्ड, यानी वर्ण व्यवस्था। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, यानी वेदों के बारे में पढ़ना और पढ़ाना, इसके साथ साथ यज्ञ करना था।
जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्षत्रिय। उनका काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर कौन थे? विष या वैश्य। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन शूद्रों को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। औरतों को भी शूद्रों के समान माना जाता था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। समझ रहे हैं ना आप लोग? इसके बाद नीचे की तरफ बढ़ते हैं, लिखा हुआ है पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। पहले क्या था? उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर हो गया। जबकि उत्तर वैदिक काल से पहले क्या हो रहा था कि उस व्यक्ति के काम के अनुसार उसका वर्ण माना जाता था। जैसे कि कोई अगर पढ़ाता है तो वह ब्राह्मण माना जाता था, अगर कोई व्यक्ति किसी की सेवा करता है तो शूद्र माना जाता था। लेकिन अगर उसकी संतान या वो खुद कोई और काम करने लगे, जैसे कि पूजा पाठ करने लगे या अध्ययन कराने लगे, तो उसे ब्राह्मण भी मान लिया जाता था। लेकिन क्या हुआ उत्तर वैदिक काल में आकर के? क्या हुआ कि वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गई। मतलब ब्राह्मण का पुत्र ही ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र ही क्षत्रिय, शूद्र का बेटा शूद्र। ठीक है, इनके बारे में हम आगे की वीडियो में चर्चा जरूर करेंगे। इसके बाद उदाहरण के तौर पर देखिए, मैंने वो बताया ना, ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने और जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। इनमें ज़्यादातर शूद्र और क्षत्रिय शामिल थे। ठीक है, ये मैं अपने आप को बता रहा हूँ कि इनमें ज़्यादातर शूद्र और क्षत्रिय शामिल थे। कुछ क्षत्रिय, सभी इसके खिलाफ नहीं थे, लेकिन कुछ क्षत्रिय इसके इस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, है ना? जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कुछ लोगों ने छुआछूत की आलोचना की तथा इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी क्या था? बहुत ही सीमित था। किस क्षेत्र में? उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई इलाकों में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद लिखा हुआ है जनपद। जनपद से पहले अगर हम जन के बारे में समझ लें तो हमें जनपद के बारे में जानकारी करना बहुत आसान हो जाएगा। मेरी भाषा में समझने का प्रयास करिए। हमने अभी ऊपर पढ़ा ना कि जन का मतलब होता था लोग। ये क्या था कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे ना, उनका कोई स्थायी आवास नहीं था, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते थे? जन। क्योंकि उनका रहने का कोई एक स्थायी आवास था ही नहीं। किसी को नहीं पता था कि वह आज यहाँ है, कल कहाँ मिलेंगे और परसों कहाँ मिलेंगे। लेकिन जब लोगों ने कृषि के बारे में जाना ना, तो लोगों को एक जगह ठहरने के लिए बाध्य होना पड़ा। क्योंकि अब अगर व्यक्ति एक जगह ठहरेगा नहीं तो वो खेती नहीं कर सकता, क्योंकि ज़मीन तो उसके साथ साथ चलेगी नहीं ना। तो ऐसा तो है नहीं कि वो आज हल यहाँ पर चलाएगा, बीज वहाँ बोएगा, पानी वहाँ लगाएगा और पौधे फसल वहाँ कटेगी। ऐसा तो नहीं था ना। एक ही जगह पर सब काम करने थे, इसलिए व्यक्ति को एक जगह पर टिकना पड़ा और उसे इस स्थान पर रहने के कारण उसके साथ पद जुड़ गया, मतलब उसे एक स्थान जुड़ गया, जिसे क्या बोला जाने लगा? जनपद। जब कई कबीले एक साथ होने लगे, जब कई लोग एक साथ बैठ करके आपस में बैठ करके राय मशवरा करने लगे, एक जगह खेती करने लगे, तो कई कबीलों का संग्रह क्या हो गया? जनपद। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद पढ़ते हैं, लिखा हुआ है महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर के जनपद के राजा माने जाने लगे। जनपदों के राजा कैसे? मतलब एक कबीला, फिर एक छोटा सा और कबीला हुआ, जब 4-5 कई कबीले एक साथ एकत्रित हो गए तो उन्हें क्या कहने जाने लगा? जनपद। ठीक है फ्रेंड्स, जनपद का शाब्दिक अर्थ है बसने की प्रक्रिया की जगह, है ना? बसने की प्रक्रिया हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ना। बसने की प्रक्रिया क्या है? खेती करना, है ना? तो यही मैंने जो समझाने का प्रयास किया वही तो आ रहा है ना, लिखा हुआ है ना कि जनपद का शाब्दिक अर्थ
जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ 57 में दिखाए गए हैं, जिनके बारे में हम लोग जब महाजनपद देखेंगे ना तब जनपदों को भी देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद लिखा हुआ है पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, याद रखिए, दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अंतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता लगता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसल उगाते थे। क्या इस सूची में तुम्हें कुछ ऐसी फसल का नाम मिला जिनका उल्लेख आपने अध्याय 4 में नहीं किया था? कौन सी नहीं किया है? सरसों का नहीं किया जिक्र, तिल का जिक्र नहीं किया था, है ना। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इसमें दिखाया गया एक, देखिए, चित्रित धूसर पात्र, ये रहा, यहाँ लिखा हुआ है चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौक़ों पर और महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए ही किया जाता होगा। इसके बाद लिखा हुआ है कुछ लोग, यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहे हैं हम लोग, यहाँ तक आ चुके ना। कुछ लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। क्यों? क्योंकि चित्र दूसर देखा ना हम लोगों ने, दूसर। इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। इसके बाद नीचे की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। महाजनपद, हमने जनपद के बारे में पढ़ा, पहले जन के बारे में पढ़ा, फिर जनपद के बारे में, अब क्या आ गया? महाजनपद। जब कबीले, कई कबीले एक साथ हो गए तो क्या कहने लगे? जनपद। ऐसे ही जब कई जनपद एक साथ हो गए तो उन्हें जब क्या कहा जाने लगा? महाजनपद। ये वही महाजनपद के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। भाई जनपद काफ़ी होंगे ना, लेकिन कुछ जनपद अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए। वो कौन से जनपद थे? 16 महाजनपद। इन्हें महाजनपद क्यों कहा जाने लगा? मानचित्र 4 में कुछ जनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी मतलब कि जितना जितना एरिया इस जनपद या महाजनपद का है उसके चारों तरफ दीवार, ऊंची ऊंची दीवारों का बनाना, मतलब किलेबंदी करना। अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर करके अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण कराया हो। लेकिन कई कई राजा क्या करते थे कि अपनी समृद्धि दिखाने के लिए, अपनी प्रजा को बताना चाहते थे कि हम कितने समृद्ध हैं, इसलिए वे ज़्यादातर किले, भवन निर्माण करवाते ही रहते थे। कुछ राजा, लिखा हुआ है देखिए, वैसे ही कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करके अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं एक मैप बीच में रह गया है जहाँ पर लिखा हुआ है जनपद, महत्वपूर्ण जनपद और महाजनपद। चलिए देख लेते हैं। देखिए, जिस क्षेत्र में ज़्यादातर पदों या जनपदों के नाम लिखे हैं उस एरिया को हमने जूम कर लिया है। देखिए गौर से देखिए तो कहाँ है? एक तो वैशाली, मगध महाजनपद, कौशाम्बी, समझ रहे ना आप। कुछ जनपद कौन कौन से थे? तक्षशिला, हस्तिनापुर, है ना, उज्जैन, समझ रहे ना आप लोग। इसी प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण जनपद और कुछ महाजनपद थे। वापस से हम उसी पृष्ठ पर आ गए हैं। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों को उस क्षेत्र पर नियंत्रण करना भी सरल होता था, क्योंकि बाहरी व्यक्ति कोई हस्तक्षेप कर नहीं पाता था ना। इस कारण से इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी। लोग, देख लीजिए, उस वक्त में भी ऐसे लोग थे जो एक मजबूत इमारत और दीवारों का निर्माण कर लिया करते थे। आज के ज़माने में भी देख लीजिए, सड़कें रोज़ बनती हैं, रोज़ टूटती हैं, और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष और बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा, है ना। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता रही होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। पहले क्या था कि लोग आपस में विचार विमर्श कर लिया करते थे, नहीं तो वही कबीले के लोग लड़ने चले जाया करते थे, एक व्यक्ति, समझदार व्यक्ति को अपना राजा मान करके। लेकिन अब क्या होने लगा कि राजा अपनी सेनाएं पहले से ही रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल के लिए रखा जाने लगा था।
कुछ भुगतान संभवतः आज सिक्के जो उस वक्त चलते थे, जिन्हें हम पृष्ठ 92 पर देखेंगे, के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम कब पढ़ोगे? अध्याय 9 में। ठीक है, इसके बाद नीचे बढ़ जाते हैं। देखिए फिगर में देख लीजिए, फिगर में दिखाया गया है, एक फिगर दिखाया गया है दीवार बनाता हुआ, लिखा हुआ है किनारे कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था, क्योंकि हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं ना कि महाजनपद कब थे, लगभग 2500 साल पहले। नीचे की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लिखा हुआ है कर यानी टैक्स। क्या होता था कि महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, इसके लिए उन्हें पैसा भी तो चाहिए था और बड़ी सेनाएं भी रखते थे, और तो सेनाएं रखेंगे तो उन्हें वेतन भी तो देना पड़ेगा, इसके लिए भी तो पैसा चाहिए होगा, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसलिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता थी, काम करेंगे ना कि बड़े बड़े किले बनवा रहे हैं तो चाहिए है ना, मिस्त्री चाहिए है ना, कर्मचारी चाहिए है ना। अतः महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रह करके नियमित रूप से कर वसूलने लगे। कर किस प्रकार से राजा लेते थे, उनका वर्णन किया गया है। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। किस पर महत्वपूर्ण थे? फसलों पर। आमतौर पर कुछ कर आप याद कर लीजिए, ज़्यादातर सभी के एक ही तरीके के थे, कुछ विशेष प्रकार के ही अलग थे, नहीं तो बिल्कुल सेम रहता है, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे और उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसे क्या कहा जाता था? भाग। सबके नाम अलग अलग हो सकते हैं। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि बुनकर, बुनने वाले, लोहार, सुनार, और राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। सुनार को राजा के लिए हर महीने 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने के लिए बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों मतलब शिकारियों तथा संग्राहकों इकट्ठा करने वालों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी पड़ती थीं। ठीक है, इसके बाद नीचे लिखा हुआ है कृषि में परिवर्तन। कुछ परिवर्तन भी तो आए होंगे कृषि में, लगातार एक जैसी कृषि तो नहीं होती आई होगी ना। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े बदलाव आए। कौन कौन से बदलाव आए? हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। पहले हल किसके चलते थे? हमने किसके बारे में पढ़ा है? पहले हल किसके चलते थे? लकड़ी के। अब किसके चलने लगे थे? लोहे के। लोहे के हल चलेंगे तो कुछ काम आसान हो जाएगा ना। अब कठोर जमीन को भी लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे की फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई, क्योंकि लोगों की मेहनत थोड़ी सी तो कम हो ही गई ना। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। पहले क्या किया जाता था? पहले लोग बीज छिड़का करते थे, लेकिन अब लोगों ने क्या करना शुरू किया? रोपण करना शुरू किया। अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने की बजाय धान की पौध तैयार करके उनका रोपण करना शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। कमर तोड़ मतलब कि शरीर को थका देने वाला परिश्रम। ये काम ज़्यादातर दास दासी और भूमिहीन खेतिहर मजदूर यानी कर्मकर करते थे। भूमिहीन खेतिहर मजदूर मतलब कि जिनके पास भूमि नहीं होती थी, लेकिन वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? कर्मकर। ठीक है, के द्वारा कराए जाते थे। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है सूक्ष्म निरीक्षण। मगध, सबने पढ़ा ना कि मगध एक महाजनपद था और काफ़ी प्रसिद्ध और शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे शक्तिशाली जनपद बन गया। गंगा तथा सोन जैसी नदियां मगध से करके गुजरती थीं। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए क्या थी? महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। बात को समझने की कोशिश करिएगा, फिर मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करूंगा। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़ करके उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी थीं। मजबूत औजार, हथियार बनाने के लिए यह बहुत उपयोगी थीं। मगध में 2 बहुत शक्तिशाली शासक कौन कौन से थे? बिंबिसार और अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। ठीक है, अन्य जनपदों को जीतने के लिए क्या करते थे? हर संभव साधन अपनाते थे। भाई व्यवस्थाएं इनके पास इतनी ज़्यादा थी ना। महापद्म नंद,
महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक था, इसके बारे में कम जानते हैं लोग। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, जिसे आज आधुनिक राजगीर के नाम से जानते हैं, यानी आज के ज़माने में राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, यानी आज क्या है उस शहर का नाम, पटना, को राजधानी बनाया गया। लगभग 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर कहाँ से आया था? मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक आ पहुंचा था। अब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, पर आक्रमण करना चाहा, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। देखिए था कि अब आप लोग मगध के बारे में मेरी भाषा में समझने का प्रयास करिए। यहाँ लिखा हुआ है गंगा तथा सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर के गुजरती थी। मगध से होकर के क्या गुजरती थी? एक गंगा नदी और सोन नदी। अब आप समझिए कि जिस राज्य से होकर दो नदियाँ गुजर रही हैं तो उनके मैदान कितने उपजाऊ होंगे, है ना। और एक बड़ी बात, मगध किसके क्या था? द्वयाव में था। द्वयाव मतलब कि दो नदियों के बीच का स्थान। तो उस जगह पर तो जमीन उपजाऊ होगी ना, तो घने घने जंगल थे, घने घने जंगल थे, जहाँ से लोगों को रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिल जाती थी पेड़ काट करके। और जंगल थे तो वहाँ से जंगली जानवर भी मिलेंगे, बड़े बड़े विशाल हाथी पकड़ लिए जाते थे, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी युद्ध लड़ने के लिए। और अयस्क यानी लोह अयस्क की खदानें भी थीं, जिनसे लोग औजार भी बना लेते थे। आप बताइए, जिस राज्य के पास रथ हों, घोड़े हों, हाथी हों और हथियार हों, मजबूत हथियार हों, तो भला उनसे कोई जीत सकता है क्या? हर कोई उनसे डरेगा। ये नंबर आता है बज्जी। बज्जी से पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं गढ़ और संघ के बारे में। गढ़ शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिए गढ़ का प्रयोग कब किया जाता है। और संघ अर्थात संगठन या सभा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इनको शब्द को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे इनका जिक्र आने वाला है। स्टार्ट करते हैं बज्जी। जैसा कि तुमने पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन चुका था। इसके नज़दीक ही बज्जी था, जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली, बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी। ऐसा नहीं था कि एक ही राजा अपनी मनमानी कर रहा हो। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जो कौन सी थी? गढ़ या संघ। तो गढ़ या संघ में कई शासक होते थे, एक शासक नहीं होता था, कई शासक होते थे जो आपस में विचार विमर्श किया करते थे। तो कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों में एक साथ संपन्न कराते थे। सभा में बैठकर ये बातचीत करते, बहस के जरिए हर विवाद का हल निकालने की कोशिश किया करते थे कि क्या करना है और किस तरीके से करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध और महावीर, बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। हम इनके बुद्ध और महावीर के बारे में किस चैप्टर में पढ़ेंगे? अध्याय 7 में। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे साथ अध्याय 7 की वीडियो भी देख सकें। तो वह बज्जी संघ का यह निर्णय दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिनमें बौद्ध के कई व्याख्यान किए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और बज्जी संघ। अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि बज्जीवासी जब तक उन्नति करते रहेंगे, जब तक कि वे पूर्ण और नियमित सभाएं करेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो कोई काम ठीक ही चलता रहेगा ना, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन, उनकी बातों का ध्यान देते रहेंगे। बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे,
शहरों तथा गांव में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे, उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। कौन कौन से संघ थे? गड़या संघ, जिनमें एक क्या था? बज्जी। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त की और उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। इसके बारे में किस में पढ़ेंगे हम लोग? अध्याय 11 में पढ़ेंगे। अन्यत्र में लिखा हुआ है, अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं, यानी डेमोक्रेसी। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा भी थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन एवं कई पदों पर रिक्तियाँ लॉटरियाँ द्वारा दी जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थीं। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने वाले और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिकों अधिकार नहीं मिलते थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। इसी के साथ इस चैप्टर का अंत होता है। मैं आशा करता हूँ कि मेरा समझाया हुआ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।